सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। तो आज कितना सुहाना वेदर है और मैं अपनी इनफेमस YSD रोडस्टर पे बैठा हुआ हूँ। तो सोचा क्यों नहीं अभी रिसेंट कुछ इश्यूज़ के बारे में चर्चा कर ली जाए। तो जैसा सभी को पता है, जैसा कि एक जनरल कंसेप्शन है, जैसा कि आप गूगल रिव्यूज़ में पा सकते हो कि जावा YSD में हमेशा से सेंसर फॉल्ट के इश्यूज़ हमेशा से ही रहे हैं। तो रिसेंटली मेरी बाइक में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और लगभग 2 साल ही हुए हैं इस बाइक को, 2-2.5 साल ख़रीदे हुए। तो 2-2.5 साल में जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, पहली बात तो वो कॉमन नहीं होती। मैं किसी भी राइडर से ये सारी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ ना, तो वो बंदा एकदम शॉक हो जाता है, लिटरली शॉक, कि यार ये कैसी बाइक है, सीरियसली यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। बट ठीक है, अभी सिंपैथी लोग सिंपैथाइज़ कर लेते हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देयर सिंपैथी, बट एंड ऑल्सो ग्रेटफुल। बट एट द सेम टाइम अब जो है सो है, मुझे इस चीज़ के साथ जीना पड़ रहा है। तो यार अभी रिसेंटली ना इसमें एक प्रॉब्लम शुरू हुई कि सबसे पहले तो इसका माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। तो मुझे लगा कि शायद से टायर की कोई प्रॉब्लम होगी, टायर ज़्यादा घिस गए होंगे। मैंने टायर चेंज करवा लिए, आगे पीछे के मिलाकर 6000 के पड़ रहे थे, विच इज़ वो MRF के लगवाए स्टॉक। और उसके बाद जो है मैंने फिर भी इसका कोई ख़ास ऐसा वो नहीं हो रहा था, कोई ख़ास इसका माइलेज बढ़ नहीं रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, अभी ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि आई एम श्योर आप सबकी को पता है कि माइलेज बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैन्युफैक्चरर्स सर्विस सेंटर्स भी ज़्यादा लोड नहीं लेते इस बात का, तो उन्होंने भी कुछ ख़ास ऐसा लोड लिया नहीं। बट हुआ क्या कि इसमें जो है, एक दिन मैं ऑन कर रहा था बाइक को, तो बाइक ऑन ऐसे हो रही थी जैसे एकदम लेज़ी वे में। बेसिकली इसका जो RPM है ना, RPM बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, बहुत एक्सेसिवली फ्लक्चुएट कर रहा था। तो ऐसे फ्लक्चुएशन में क्या रहता है ना कि जब इनिशियली आप गाड़ी को स्टार्ट करो, चलाओ, तो इट्स रियली डेंजरस, क्योंकि काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है बाइक। कभी अचानक से एकदम लो हो जा रहा है, कभी अचानक से बहुत तेज़ हो जा रहा है, तो अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। एंड ऑल्सो अब अगर बाइक आपकी अनप्रेडिक्टेबल है तो आपको आपके सेफ्टी एंड EHSS का सीवियर इशू है ये। तो सेम प्रॉब्लम मुझे आ रही थी और मैं लगातार जा रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ इस बाइक को। तो मुझे पता था कि ठीक है, अभी क्या मैं बोल सकता हूँ, ये प्रॉब्लम को ही डिटेक्ट करने में इनको इतना प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना टाइम लग जाएगा। बट मैंने एनीवेज लेकर गया वहाँ पर सर्विस सेंटर पे, और सर्विस सेंटर पे जिस दिन लेकर गया तो उस दिन तो बेसिकली गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर किसी तरीके से वो स्टार्ट हुई और मैं फटाफट लेकर गया सर्विस सेंटर, और वहाँ पर सबसे पहले उस बंदे ने खोला और मैग्नेटिक कॉइल जो थी इसकी, वो जली हुई थी। अब ये जो मैग्नेटिक कॉइल होती है ना, ये बेसिकली आपकी बैटरी को चार्ज करती है। अब इसके अलावा और भी इसके फंक्शन है, तो मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली ये एक बहुत ही मेजर फंक्शन है। और बैटरी जो है वो आपकी अगर चार्ज नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कि कैसे वो सेल्फ लेगी। अब जब गाड़ी आपकी सेल्फ नहीं लेगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इसमें किक का कोई तो सिस्टम ही नहीं है। तो उन्होंने मैग्नेटिक कॉइल देखा, और माइंड यू पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार मैग्नेटिक कॉइल जल चुकी है और ये बदल रही है। उसके बाद इन्होंने मेरे को बाइक हैंडओवर करी। फिर भी बाइक जो है 1-2 स्टार्ट, 3 स्टार्ट, 4 स्टार्ट तो हो गई, चलो बढ़िया। लेकिन उसके बाद वहीं का वहीं पे फिर से स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत लंबा सेल्फ ले रही थी, लाइक 6-7 बार किक 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 होकर वो स्टार्ट हो रही थी। तो ऐसे में जो है मैंने उनको बोला कि भैया ज़रा इसको देखो, ये क्या सीन है। तो उन्होंने फिर कहा कि यार बात तो सही है। उन्होंने फिर से डायग्नोसिस शुरू किया। मैग्नेटिक कॉइल तो चेंज हो ही चुकी थी, क्योंकि वो जल चुकी थी, वो सामने सामने दिख रही थी कि ये जल गई है। एंड ये सब कुछ हो रहा है 2 साल के अंदर, माइंड यू। ये दूसरी बार मैग्नेटिक कॉइल बदल रही है।
मैग्नेटिक ऑयल एक ऐसी चीज़ होती है जो गाड़ियों में, बाइकों में सालों सालों तक चलती है। इट इज़ अ थिंग जो इतनी जल्दी नहीं जल सकती है, और इसका राइडिंग से कोई लेना देना नहीं है कि बंदा कैसा राइड करता है या राइडर कैसा है, व्हाटएवर। तो उन्होंने डायग्नोसिस शुरू करी और फिर समझ में आता है कि अब दूसरी प्रॉब्लम है फ्यूल पंप की, एंड फ्यूल पंप इसका ख़राब हो गया था। तो उन्होंने भाई साहब ने टंकी खोली, टंकी के नीचे फ्यूल पंप होता है, और मुझे हैंडओवर कर दिया। अब इसमें टाइम कितना लगा मैं आपको बताता हूँ। सुबह 11 बजे गया और वहाँ से कुछ नहीं करते हुए भी 4 बजे, 3-4 बजे मैं निकला हूँ वहाँ से। अब अगर गाड़ी को आपकी सर्विस भी नहीं है, मतलब ये तो ऐसी चीज़ है कि आपने दिखाने गए थे और वो डायग्नोसिस करते करते आप समझ सकते हो, ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं इस एस्पेक्ट में, बट 4 से 5 घंटा लग गया, ठीक है। और ये ऐसा दिन था जिस दिन उनके पास बहुत ज़्यादा वर्किंग में बाइक्स नहीं थी। अब आप सोचोगे कि वर्किंग में बाइक्स मतलब, तो आप जावा एसडी के किसी भी सर्विस सेंटर में चले जाओ और नोटिस करना कि वहाँ पे गाड़ियाँ कितनी खड़ी होती हैं। एक बार जावा एसडी के चले जाना, और सेगमेंट का जो सबसे बड़ा बादशाह है उसका नाम है रॉयल एनफील्ड, और एक बार ज़रा उसके सर्विस सेंटर पे चले जाना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हुई हैं। लाइक खड़ी मतलब खड़ी, वो दिनों, हफ्तों और महीनों से खड़ी हैं। तो उसका ज़रा कंपैरिजन कर लेना। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये होती है नॉन वर्किंग गाड़ियाँ अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन। तो वर्किंग गाड़ियाँ वहाँ पर उस दिन कम थी, जो उसी दिन सर्विस के लिए आई होगी या वगैरह वगैरह, कोई और छोटे मोटे इश्यूज़ के लिए, जिनका कस्टमर वहीं पे खड़ा है या शाम को आने वाला है डिलीवरी लेने के लिए। तो एनीवेज, इतना टाइम लगने के बाद मैं घर आया भाई, मैं खुश कि चलो मेरी गाड़ी अब बढ़िया एकदम चलेगी। चली भी बहुत बढ़िया चली। एवरेज फिर से 26-27 सिटी के अंदर, टीयर 1 सिटी के अंदर आने लग गया। मैं खुश था। अब क्या होता है कि भाई 3 हफ्ते 2 हफ्ते होते हैं और फिर से वही सेम इशू आने लग गया, ठीक है। अब इस बार तो और बड़ा इशू कि आपकी गाड़ी जो है चलते चलते रास्ते में बंद हो गई। मतलब मैं ऐसे पिकअप ले रहा हूँ और वो पिकअप ही नहीं ले रही, गाड़ी का इंजन चल रहा है बट वो पिकअप ही नहीं ले रही, और कुछ देर बाद वो गाड़ी बंद हो गई, शट, ख़त्म। तो मैं साइड में लगा कर भाई स्टार्ट कर रहा हूँ 4-5 बार स्टार्ट किया, 6 बार, तब जाके वो स्टार्ट हो गई। भगवान की दया समझो या मेरा गुड लक समझो या व्हाटएवर, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भैया चलो गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, मुझे धक्का लगा कर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो ये भाई 200 किलो की ये गाड़ी, मतलब मेरे तो सब कुछ खुल जाता है इसको सर्विस सेंटर तक ले जाने में, और नहीं तो मेरे 1,500, 2,000, 3,000 कहीं नहीं गए टोइंग सर्विस को देने में। अच्छा, क्या अगर मान लो मैं टोइंग सर्विस को देता तो क्या वो मेरे पैसे लगते हैं सर्विस सेंटर के? भैया ऑब्वियस ही बात है, वो तो कस्टमर के लगेंगे, कस्टमर की बाइक है, कस्टमर की दिक्कत। लेकिन आप सोचो कि सेम पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम है कि नहीं। मैंने जब पहले भी लेकर गया तो सेल्फ से ही रिलेटेड थी, इस बार भी सेल्फ से रिलेटेड है। लेकिन अब जावा एसडी जैसा ब्रांड कभी आपको रीइंबर्स नहीं करेगा ये सब चीज़ें, चाहे आपका कोई भी इशू हो। ठीक है, करते ना करते जो भी करते हैं, हम तो पहुंच गए अपनी गाड़ी को लेकर किसी तरीके से। रास्ते में बहुत बार बंद हुई, और एक बार तो ऐसा भी होने वाला था कि मैं एक मेन रोड पर था जिसमें 3 से 4 लेन की वो रोड थी, सेम ऐसी आप जैसे देख रहे हो ऐसी थी। और उसके बाद मैं उस लेन में इस साइड पे था, अच्छा खासा मैं चल रहा था, एंड पीछे से बस आ रही थी डीटीसी की, और अचानक से ये गाड़ी बंद होना शुरू हो गई। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि भाई जब आपकी गाड़ी ऐसे अब्रप्टली बंद होती है ना, तो एक्चुअल में लॉस ऑफ पावर हो रहा है। आप एक्सेलरेट कर रहे हो, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इंजन चल रहा है लेकिन इंजन पावर नहीं जनरेट कर रहा, वो बस चल रहा है। तो मैं भाई, और तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका पीछे जो बैकलाइट होती है ना लाल वाली, वो तभी जलती है जब आपकी स्पीड स्लो होती है, यानी कि आप ब्रेक लगाओ या क्लच पकड़ो।
अब ऐसे सिचुएशन में आप जेन्युइनली है कि आप ब्रेक तो नहीं लगाओगे, क्योंकि आप कोशिश करोगे कि भाई एक्सेलरेट करने का, और क्लच भी एक बारी में नहीं पकड़ोगे, तो पीछे वाले को पता ही नहीं चलेगा। वो तो सोचेगा अगर 60 पे वो चल रहा है तो आप भी 60-70 पे चल रहे होगे, और ऐसे होते हैं एक्सीडेंट। अब ऐसे में क्या कंपनी क्लेम मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेगी, वो आपके ऊपर मैं छोड़ दूँगा। सोचना ज़रा इस बात को कि ये कितना बड़ा सेफ्टी लैप्स है, एंड इस तरीके से अगर किसी की मौत हो जाती है ना, तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो उनको 2 सेकंड नहीं लगेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को झाड़ने में। मैं पहुंच गया सर्विस सेंटर, और वहाँ पर भाई पता चलता है कि अब की बार जो है एक 3-in-1 सेंसर आता है। अब ये सेंसर का ये काम होता है कि भैया दुनिया भर का तेल को जलाकर आपकी गाड़ी आगे बढ़ाने में कितनी ऑक्सीजन लेनी है, कितना एयर लेना है उसको, कितना तेल लेना है, ये सारा डेटा वो सेंस करके भेजता है ECU को। ECU यानी कि इस बाइक का खोपड़ा, ठीक है, खोपड़ा मतलब ब्रेन। तो ये बड़ा क्रिटिकल सेंसर है। अब वो भाई साहब क्या करते हैं, डीजल पेट्रोल से सबसे पहले तो उसको धोते हैं जो सेंसर है। अब जब सेंसर को धोने के बाद वो कहते हैं कि अरे इसमें कभी कभी इम्प्योरिटी आ जाती है। तो मैं मनी मन सोचा कि यार इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मैं इतना दूर आया हूँ, दूर मतलब इतना दूर कि 1 घंटा मुझे लग जाता है अपने घर से यहाँ तक आने में, और मैं रहता हूँ साउथ दिल्ली में, और ये सर्विस सेंटर जो है वो 1 घंटा दूर है। तो भैया चलो कोई नहीं, अब वो धोया, मैं कहा चलो मेरा काम जल्दी फटाफट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भाई साहब जो है वो शुरू करते हैं उसको धोना। पेट्रोल से धो दिया, लगा दिया, कोई चेंज नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या शुरू किया, उसके बाद उन्होंने वो 3-in-1 सेंसर चेंज किया। 3-in-1 सेंसर चेंज करने के बाद जो है मुझे दे दिया कि भैया लो चलाओ। मैंने चलाया, चलाते ही यहाँ पर इंजन चेक लाइट जल गई। मैंने कहा भाई ये क्या है? वो बोला अरे वो आता है ऐसा वैसा, ये तो आदत ही है सारे सर्विस सेंटर्स की, वो एक बारी में मतलब मानेंगे ही नहीं कि हाँ कोई दिक्कत है। वो कहेंगे नहीं अरे कोई तो दिक्कत नहीं थी। मैंने भी बोला ठीक है चलो। तो उसने क्या किया, अब वो अपने में बात करा और उसने फिर से वहाँ पे सेंसर चेंज किया। अब वो बोला कि सेम सेंसर आता है, एक ही जैसा दिखता है, एक मतलब बॉबर के लिए अलग होता है और एक रोडस्टर के लिए अलग होता है। भाई जो भी है तुम लोग का करो, मतलब ये चीज़ तुम पहले क्यों नहीं कर पाए, मेरा तो ये सोचना था। बट मैंने उनसे कुछ बोला नहीं। मैंने कहा भाई मेरी बाइक को सही करके दे दो, तुम लोग से बस इतनी ही उम्मीद है, इससे ज़्यादा मैं उम्मीद करता ही नहीं हूँ, ना इस ब्रांड से और ना सर्विस सेंटर से। भगवान भरोसे हैं, भगवान भरोसे। तो ठीक है, तो वहाँ से मैं इन्होंने कर दिया, मैं फिर से घर आ गया। अच्छा मैं फिर से खुश हो गया, फिर से चलाया, हफ्ता 10 दिन चलाया होगा और कम ही चलाया होगा, मैं इतना अभी याद नहीं है। तो इसमें एक दिन अचानक से फिर से वही सेम इशू कि गाड़ी को ऑन कर रहा हूँ तो गाड़ी ऑन हो जा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, लेकिन इंजन ऐसे चल रहा है जैसे एकदम ठंडी में आप जब ऑन करो ना इंजन को तो एकदम मरा मरा ऑन होता है, वैसे ऑन हो रहा है। मैं कहा यार फिर से वही प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है? यहाँ पे इंजन चेक लाइट जल गई। तो मैं जो है सर्विस सेंटर ये थोड़ा सा पास वाला था, लेकिन यहाँ पे इनके मैकेनिक और भी मतलब सुपीरियर गॉड के भरोसे हैं। अभी तक जो मैं बताया वो सिर्फ नॉर्मल एवरेज भगवान के भरोसे थे, ये सुपीरियर भगवान के भरोसे ये वाला सर्विस सेंटर है। तो मैं बोला कि भाई इनके ऐसा कोई काम तो नहीं करवाना है मुझे, पर कम से कम पता तो चले आप क्या दिक्कत आई है, कोई डायग्नोसिस तो हो जाए। क्योंकि जब आपका यहाँ पर इंजन चेक लाइट जलती है ना, तो एक बॉश का डिवाइस होता है, वो लगाकर उसको चेक किया जाता है कि ये क्या बेसिकली कह रही है आपकी बाइक। वो अभी बताया था ना मैंने ECU, वो खोपड़ा बताता है कि मेरे अंदर क्या दिक्कत है। तो वो खोपड़े ने बताया, एक कोड बताया। अब वो कोड का बेसिकली जो कोड होता है ना, वो कोड मुझे आप जैसे लेमैन को नहीं समझ में आएगा, वो इनके पास होता है। मान लो जैसे कोड नंबर 3 आया उसमें लिखकर,
तो वो तो बता देगा कि ये दिक्कत है व्हेन यू रेफ़र टू कोड नंबर 3 आउट ऑफ द एंटायर मैनुअल। तो मैंने उससे पूछा कि ये किस चीज़ का कोड है। अब वो इस बार बोलता है कि ये लैम्डा सेंसर यानी कि O2 सेंसर का साइन होता है। मैं बोला अच्छा ठीक है। तो लैम्डा सेंसर, जब तक मैं इतनी बात करता तो ये मैकेनिक था। अब ये रिसेप्शनिस्ट को ये सेम चीज़ बोला। अब जब तक मैं रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा था उतनी देर में ये बंदे ने क्या किया कि वो कोड को ये इरेज करने लगा। बेसिकली अगर आपकी खोपड़े में कोई एरर है, यानी कि मान लो अचानक से एक दिन आप फेंट हो जाते हो, डॉक्टर कहता है कि भाई तुम्हें सो एंड सो बीमारी है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो तुम डॉक्टर कहता है कि आज की डेट में मैं तुमको ये दवाई लिख के दे रहा हूँ, अभी तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इसका इलाज करवा लो। तो तुम भी खुश हो जाते हो। अब उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई उस चीज़ को वहीं का वहीं सही करने के लिए बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप बताओ कितना खर्चा आएगा, क्या प्रोसीजर है, और मेरा आप करवा दो सही। ऐसे लोग होते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं अच्छा ठीक है हम बताते हैं, हफ्ते 10 दिन में बताते हैं, और फिर वो भूल ही जाता है। फिर वो आता है, उनको दूसरी बार कोई दूसरी दिक्कत आती है और इस बार और क्रिटिकल होती है। तब डॉक्टर कहता है कि भाई तुमको बोला था ना कि उस समय करवा लो, तब तुमने तो नहीं करवाया। अब कुछ इसी तरीके से होता है ये कोड। अगर आप इस कोड को हटा दो तो कुछ टाइम तक तो आपकी बाइक सही चलेगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जड़ तक वो पर्टिकुलर आपकी गाड़ी सही हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से वो रीसेट करने लगा। मैंने उसको अच्छे से सुनाया। तो कभी भी अगर आपके भी बाइक में यहाँ पे इंजन चेक लाइट जल जाए ना, तो कभी भी मैकेनिक को, कोई भी ब्रांड हो, ऐसे फ्लैश मत करने देना, सीधे के फ्लैश मत करने देना। बेसिकली वो कोड को रीसेट करेगा। तो ये चेक लाइट तो चली जाएगी उस टाइम के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से आ ही जाएगी। आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद, 1 साल बाद वो आएगी ही आएगी, क्योंकि कोर पे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना यार। एनीवेज, मैंने रिसेप्शनिस्ट को बोला कि भाई जो वहाँ पर मेन हेड है, इंचार्ज है, मैंने बोला भाई जो भी है सेंसर लगवाओ इसमें। तो बोली कि सर अभी तो है नहीं मेरे पास। मैंने बोला कितने दिन में आ जाएगा? वो मैं बात करती हूँ, मेरे पास अभी तो है नहीं, बट मैं कुछ अरेंज करवाती हूँ। कंटिन्यूस फॉलोअप लिया है, कंटिन्यूस फॉलोअप। आज 1 महीना से ऊपर होने वाला है और उस सेंसर का कोई अता पता नहीं है। ये सर्विस सेंटर के खुद के वर्ड्स हैं। जो वो औरत है वो काफ़ी पुरानी है सिस्टम में, उसके खुद के वर्ड्स हैं ये कि हमारे पिछले शिपमेंट को ब्रांड ने 1 महीना 10 दिन में भेजा था। चलो 1 महीना 10 दिन ही छोड़ो, मैं कहता हूँ 1 महीना में भेजा। तो सर अभी मेरी बात हुई है, पहले तो उसने बोला मेरी बात हुई है, वो ये करेंगे, मेरा शिपमेंट इधर चला गया, उधर चला गया। फिर इवेंचुअली जब वो हार मान गई ना, तो उसने फिर मुझे सच्चाई बताई। और सर्विस सेंटर के खुद के ये वर्ड्स हैं, खुद के, कि हमारे शिपमेंट पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आजकल तो सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, 1-1 महीने लग रहे हैं। और मैंने दिल्ली NCR में और भी सर्विस सेंटर में बात करी, कहीं पे भी ये सेंसर नहीं है। तो कुछ इस तरीके से कहानी है। अब आप सोच लो कि भैया आपकी गाड़ी, अच्छा उसके खुद के वर्ड्स ये भी हैं कि सर आपकी गाड़ी का तो सेंसर है और अभी चल रहा है कम से कम, और गाड़ी तो मेरे पास जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, लिटरली खड़ी हुई हैं, उनको हमें देना है, उनके तक पार्ट्स नहीं आ रहे। तो अगर किसी बाइक के, आप सोचो कि गाड़ी किसी यूज़र की खड़ी हुई है और मान लो 1 महीने से खड़ी ही रहेगी, तो उस बेचारे का क्या हाल होता होगा। तो भाई ये कुछ कहानी है, कुछ रियलिटी है इस ब्रांड की। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार पहले बहुत ख़राबियाँ थी, अब ये बाइक बहुत अच्छी हो गई, अब ये ब्रांड बहुत बढ़िया हो गया। अब जो ये मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं ना, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा सी। तो सोचो ज़रा यार कि कहाँ से ये चंगा हुआ। मेरे आपके जैसे यूज़र्स पे इन्होंने ट्रायल करा, और ट्रायल करके इन्होंने अब क्लेम कर रहे हैं कि सपोजिटली एंड एलिजिडली ये बाइक इनकी अब बहुत बढ़िया है, अब ऐसी। चलो एक बार के लिए मैंने मान भी लिया, और मैं कहता हूँ कि मेरा दुख दर्द मैं भूल भी गया
कि मेरा ऐसा कोई दुख दर्द था, और मेरे जैसे सब लोग भूल गए। तो यार एक महीना तुम लोग को सर्विस और स्पेयर पार्ट्स मंगवाने में लग जा रहे हैं तुम्हारे सर्विस सेंटर को। सोच के देखो कि बाइक अगर 2025 की भी आज की बनी हुई है ना, और बहुत बढ़िया बाइक है मान लिया, तो भी अगर 1 महीना लग जाए ना स्पेयर पार्ट आने में, और इनके स्पेयर पार्ट बाहर मिलने से रहे, तो अगर बाहर मिल नहीं रहे और 1 महीना लग जा रहा है, तो आपकी गाड़ी की जो आपने जिस लिए लिया था उसका तो पूरा का पूरा मज़ा किरकिरा। क्या मज़ा उठाओगे यार। अगर मान लो मेरा तो सेंसर अभी ये इंजन चेक लाइट आ रही है और अभी आरपीएम फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, मैं मैनेज कर ले रहा हूँ, तो अभी के लिए तो मेरी प्रॉब्लम मैनेजेबल है। बट कल को मेरी गाड़ी अगर खड़ी हो गई और 1 महीने के लिए मुझे सिर्फ सर्विस सेंटर पे रख देनी पड़ेगी, तो 1 महीने तक क्या ब्रांड मुझे पैसे देगा? कोई दूसरी बाइक देगा रिप्लेसमेंट के लिए? बिल्कुल नहीं। तो वो कह देंगे कि सर हमारी पॉलिसी में तो ये था ही नहीं। तो आप देख लो भाई, ऐसे टाइप ऑफ ब्रांड की बाइक्स लेनी है या एस्टैब्लिश ब्रांड्स की बाइक लेनी है जो भैया स्पेयर पार्ट्स में दिक्कत ना देती हो, एक महीने ना लगाती हो। डिसीजन एंड कॉल इज़ योर्स। ऑल द बेस्ट। हम तो झेल ही रहे हैं, आप ना झेलो। टाटा, सी यू, बाय बाय।